जब हीर ने कैंप के मेन गेट को क्रॉस किया तो वो गाड़ी रोककर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो दी। असम ने उसे उसकी सीट से उठाकर अपनी कोट में बिठाया और उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके कान में सरगोशी नुमा मीठे मीठे अल्फाज बोलने लगा ताकि वो पुरसुकून हो जाए। जबकि वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बांधकर खुद को उसके वजूद में छुपाने की कोशिश करने लगी। हीर, चुप कर जाओ ना मेरी जान। देखो, हमने कर दिखाया। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोलने लगा, जबकि वो सिसकते हुए मजीद उसके गिर्द अपनी बाहों का आसार तंग कर गई। तो तुम वादा करो, अपना ख्याल रखोगे। जब तुम्हें दर्द होता है, मुझे भी, वो भी तकलीफ होती है। वो हिज्जियों के दरमियान बामुश्किल बोल पाई। इधर देखो, मेरी तरफ। उससे दूर होकर उसके चेहरे को देखना चाहा मगर वो खुद के चेहरे को मजीद उसकी गर्दन में छुपा गई। नहीं, तुम वादा करो पहले। हीर, मैं ठीक हूँ यार। मामूली सा कट है। मेरी जिंदगी ऐसी है जहाँ मौत का कफन हम लोग हर पल अपने सरों पर बांधे हुए फिरते हैं। वो उसके अल्फाज पर तड़प कर उसे देखने लगी। आज कहा है ऐसा? आइंदा मत कहना, मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। असाम, तुमने ये जिंदगी क्यों चुनी है? क्यों ये माफिया, मारपीट, खून हराबा, ये सब क्यों चुना तुमने? वो उसकी तरफ देखते हुए बेबसी से बोली, जबकि आंसू मसलसल उसकी आंखों से निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे। मैंने नहीं चुना ये सब। मेरी रगों में शामिल है ये। इस दुनिया ने चुना है मुझे और मैं खुश हूँ। वो उसकी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखता हुआ बोला, खुश हो इस सब से? वो धड़कते दिल के साथ पूछने लगी। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब तो आदत से ज़्यादा नशा है इसका। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला और फिर उसे अपनी बाहों में उठाए ही गाड़ी से बाहर निकल गया। ओह गॉड हसाम, मुझे नीचे उतारो, तुम्हारे बाजू में दर्द है। वो जल्दी से उसकी गर्दन का सहारा लेकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसे ज़मीन पर उतार गया, क्योंकि उसी बाजू पर पहले भी उसे गोली लगी थी और वो जख्म अभी मुकम्मल भरा नहीं था। ऊपर से ये गहरा स्क्रैच, जिसकी वजह से उसके बाजू में सचमुच दर्द की टीसें उठ रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ने लगा। वो जो बिल्डिंग की जानिब जा रहे थे, असाम के अचानक से रुक जाने पर ये नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर अब किसी किस्म की शरारत के तासुरात नहीं थे, बल्कि उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखें इंतहाई डार्क थीं, जबकि उसके चेहरे के सारे नुकुश तने हुए थे। उसको ऐसे देखकर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। हेलो ब्रदर। एक गहरी और संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई, तो हीर ने झटके से सामने की जाने देखा, जहाँ एक वजूद खड़ा अपनी डार्क ग्रीन आंखों से असाम को देख रहा था। असाम ने जब अपने दिल को यकीन करवा लिया था कि अब ये शख्स उसके लिए मज़ीद इस दुनिया में नहीं है, तो वो वापस से उसके सफ़र का इम्तिहान लेने उसके सामने आ खड़ा हुआ था। मुझे अपने जख्म को एक नज़र देखने दो। रज़ाक ने उसके समी पासों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वो जल्दी से उससे चंद कदम दूर हुआ। अंकल यावर चेक कर लेंगे। वो सर निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, साथ ही उसने पास खड़ी हीर का बाजू जोर से अपने हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि अगर फ़िलहाल वो उसके पास खड़ी न होती तो वो ना जाने गुस्से में क्या कर गुजरता। उसी पल इशाल आई और रज़ाक के कान में सरगोशी नुमा कुछ कहने लगी। फिर उसने हसाम की तरफ देखा और नरमी से बोली, तुम्हारा यावर भाई मेडिकल रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। उसे कहते ही हसाम बगैर वहाँ मस्जिद रुके हीर को अपने साथ लिए वहाँ से चला गया। क्या तुम ठीक हो? वो उसके साथ चलती हुई परेशानी से पूछने लगी, जिस पर हसाम ने लंबा सांस खींचकर उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ बेमोला। मेरे बारे में ज़्यादा फिक्र मत करो। बाजू का भी अंकल चेकअप कर लेंगे। वो उसे खुद के करीब करते हुए बोला और फिर कुछ देर चलने के बाद वो दोनों मेडिकल एरिया में दाखिल हो गए। यावर ने उसे बेड पर लेटने का इशारा किया, मगर हसाम ने अपने सर को नफ़ी में हिलाकर हीर की जानिब इशारा किया। पहले इसका मुआयना करें। वो दो टोक लहजे में बोला तो यावर ने हीर को लेटने का इशारा किया, क्योंकि वो अपने भतीजे की जिद से अच्छी तरह वाकिफ थे। इससे फजूल की बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। शावर ने हीर को चेक करने के बाद उसे 2 टैबलेट और साथ एक ट्यूब दी, क्योंकि उसके बाजू पर हल्की-हल्की खराशें थीं, जो उसे तब आई थीं जब वो गाड़ी से निकलकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट की जानिब जाने लगी थी। उस दौरान वहाँ थोड़ा-सा उसका पाँव स्लिप होने की वजह से वो रोड पर गिरी थी और उसका बाजू सड़क से टकरा गया था, लेकिन वो ध्यान दिए बगैर तेज़ी से आकर गाड़ी में बैठ गई थी। मेडिसिन देने के बाद शावर ने हीर को अपने कमरे में जाने का कहा, जिस पर वो अपने लबों को कुचलते हुए हसाम की तरफ देखने लगी। वो आहिस्तगी से चलकर उसके पास आया। अपने कमरे में जाओ हीर। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारे सामने मौजूद हूँगा। वो उसके गाल को नरमी से सहलाते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ प्लीज़। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा बासु बिल्कुल ठीक है। उससे उसकी तरफ देखते हुए कहा।
मुझसे बहस मत करो हीर, जाओ और जाकर आराम करो। ये जान करके कि तुम अपने रूम में बिल्कुल सुकून से सो रही हो, ये सोच ही मेरे ज़हन को पुरसुकून कर देगी। वो उसकी बात पर हाँ में सर हिलाकर वहाँ से भारी दिल के साथ चली गई, क्योंकि वो पहले ही ठीक नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी वजह से उसे मज़ीद परेशान करे। हीर के जाते ही वो बेड पर बैठ गया, जबकि यावर उसके ज़ख्म को साफ करने लगा। तुम्हारा ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, मगर इसे स्टिचेस की ज़रूरत है। वो कहकर उसके बाजू पर सिजीस लगाने लगे, जबकि वो खामोशी से बैठा रहा। तभी दरवाज़ा खुला और बजदान साहब अंदर आए और उसे देखकर वहीं दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो गए, जबकि उनको वहां देखकर असाम का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उससे अपनी आंखों को हर तरह के जज्बात से खाली रखा। तुम आज की रात यहाँ ही गुजारोगे, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकूं। कमरे में जब टेंशन बढ़ने लगी तो शावर ने खामोशी तोड़ते हुए असाम को कहा, और फिर उसकी बैंडेज मुकम्मल करके वहां से चला गया, ताकि बाप बेटे को बातचीत के लिए थोड़ी प्राइवेसी दे सके। असाम सीधा होकर अपने बाप की आंखों में देखने लगा, जहाँ गुस्सा और मायूसी दोनों के तासुरात साफ झलक रहे थे। लेकिन इस लम्हे उसे भी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर खुद गुस्से से पागल हो रहा था। इससे वो भी बगैर बल्कि झपके उनकी जानिब देखने लगा। लेट जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जब से वो कमरे में आए थे उनके मुंह से पहले अल्फाज निकले। वो यहाँ क्यों है? उनकी बात मानने की बजाय उससे उल्टा सवाल पूछा, जिस पर वो लंबा सांस खींचकर सिरे लब कुछ पर बढ़ाए और फिर सट निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखने लगे। ये वक्त नहीं कोई सवाल करने का। जब सही वक्त होगा तो उस पल सवाल तुम नहीं, बल्कि मैं करूँगा, जिसके जवाबात तुम्हें देने होंगे, समझ आई? वो इंतहाई रोब और दबदबे के साथ बोले। अगर आसाम की जगह यहाँ कोई और बैठा होता तो वो यकीनन खौफ से लाल पीला हो जाता, मगर सामने उनका ही बेटा था, जो खाली नसों से उनकी तरफ देखने लगा। वो जानता था वो इस वक्त अपने बाप के सब्र की आखिरी हद को आजमा रहा है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो बगैर कुछ कहे बेड पर लेट गया, क्योंकि बेटा चाहे जितना भी मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, बाप बाप ही होता है। वो आंखें बंद करके उनके वहां से जाने का इंतजार करने लगा, मगर वो जाने की बजाय उसके बराबर कुर्सी खींच कर बैठ गए। ओ पापा, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना अच्छे से खुद ख्याल रख लूँगा। वो आंखें खोलकर उनकी तरफ देखते हुए बोला। सो जाओ हसाम। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए शफकत से बोले, तो उससे मजीद बहस करने की ताकत नहीं रही। एक अनोखा सा सुकून उसके वजूद में उतरा और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर गया। माँ की मोहब्बत का तो है कोई मुआवजा ही नहीं, लेकिन जब बाप अपनी मोहब्बत दिखाता है तो वजूद के हर हिस्से में ठंडक पड़ती है, दिल एक अलग ही तरंग में धड़कता है। असाम की आंख खुली तो उसने खुद को वाइट कलर के कमरे में पाया, तो उसे याद आया कि कल रात क्या क्या हुआ था। फिर उसकी नज़र कुर्सी पर ही सोए हुए वजदान साहब पर पड़ी। उससे उठकर उनके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया। वो उनके चेहरे पर थकावट के तासुरात साफ महसूस कर सकता था। उसने उनके माथे पर पड़ी सिलवटों पर अपनी उंगली चलाई और कुछ लम्हे उनका चेहरा मोहब्बत भरी नजरों से देखने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वो बाहर आया तब तक वजदान साहब मुकम्मल जाग चुके थे। तुम कैसे हो अब? वो उसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगे। मैं ठीक हूँ बाबा, आप फिक्र नहीं करें। वो टावल से हाथ हुश करता हुआ बोला। गुड, वापस आकर लेटो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का अरेंज करवाता हूँ। हमें बात करनी चाहिए। मैंने बहुत आराम कर लिया है और मुझे भूख भी नहीं है। उससे बहस करते हुए कहा, क्योंकि उससे कुछ सवालों के जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए थे। असाम देख सकता था कि वजदान की आंखें गुस्से से डार्क होने लगी हैं, इससे वो खुद को ज़हनी तौर पर उनसे होने वाली बेइज्जती के लिए तैयार करने लगा था, मगर उसी पल उनका ध्यान उनकी पॉकेट में बजते मोबाइल ने खींचा। जी भाई, वो ठीक है, मेरे पास है। असाम दूसरी जानिब की बातचीत तो नहीं सुन सकता था, लेकिन अपने पापा के एक्सप्रेशन से वो समझ गया था कि जो बात दूसरी जानिब चल रही है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जी मैं जानता हूँ। ये लें, इससे बात करें। आखिर में ये कहकर उन्होंने मोबाइल असाम की तरफ बढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग सर। वो नॉर्मल लहजे में बोला, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब बॉस का मूड कैसा है। पहले ही कुछ देर बाद उसका सर अपने बाप के शिकंजे में होना था, इसलिए अभी वो फिलहाल बॉस के सामने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हेलो हसाम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बड़े बाबा। हल्की फुल्की सी चोट लगी है, बाकी कुछ नहीं है। उनके नरमी से पूछने पर असाम ने भी सारी फॉर्मेलिटीज साइड पर रखते हुए जवाब दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस रेस में बिल्कुल परफेक्ट थी। आखिर में जो अटैक हुआ प्लान नहीं था, लेकिन जिस तरह का हमारा काम है, दुश्मन हमारे तो ऐसे ही इर्द गिर्द घूमते हैं। तुम फिक्र मत करो, जल्दी उनका पता चल जाएगा। बाकी तुम्हारी रेस से बहुत फायदा हुआ है। एडवर्ड की फैमिली जल्दी हमारे रहमो करम पर होगी। हज़ाक यहाँ क्यों है? अब जानते हो ना उसे लेकर मेरी फीलिंग्स क्या हैं? फिर वो यहाँ क्यों है?
वो चांद की जानिब से की गई सारी तारीफों को नज़रअंदाज करके अपने ज़हन में मसलसल उभरते सवाल को पूछने लगा। हज़ाक भी अब हमारे प्लान का हिस्सा है। वो हीर के बारे में सब जानता है और उसे पता है आगे क्या होने वाला है। उनके सुकून भरे लहजे में कहने पर हसाम ने मोबाइल पर अपनी गिरफ्त शदीद सख्त कर दी। उसका बस नहीं चल रहा था, वो यही मोबाइल पकड़कर दीवार में दे मारे। अगर वो अब इस मिशन का पार्ट है तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। वो एक-एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। तुम्हारा किरदार हटाना नामुमकिन है हसाम। अपने भाई के साथ काम करना सीखो। वो दो टोक लहजे में बोले तो हसाम की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। मैंने इस कैंप के दौरान अपने अंदर के जानवर पर काफ़ी हद तक काबू पाया था। अब उसकी मौजूदगी में वो वापस से बाहर निकल कर सब कुछ तहस-नहस कर दे, तो फिर मुझसे शिकायत ना करिएगा। वो सट लहजे में बोला। वॉच योर लैंग्वेज हसाम। तुम्हारे रवैये में मुझे अभी भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अपने एक दुश्मन को सामने पाकर तुम फिर से पहले जैसे हो सकते हो तो मुझे अफ़सोस है तुम पर। तुम्हारी ये नाकामी है, इस पर काबू पाना सीखो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने दुश्मनों के साथ भी काम करना जानता हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसके साथ अपने शिकवे शिकायतें ख़त्म कर दो, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से उसके साथ काम कर सकते हो ना? और यही तुम्हें करना है, समझ आया? वो एक-एक लफ्ज़ पर दबाव देते हुए बोले। जी सर। उसका मिशन में किरदार क्या होगा? हसाम जानता था बॉस से मज़ीद उलझना सिर्फ नुकसानदेह होगा। इससे फ़िलहाल के लिए हामी भरता हुआ पूछने लगा। हम लोग मज़ीद प्लान तब डिस्कस करेंगे जब तुम कैंप से आ जाओगे। अभी के लिए मैं बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे। फ़ोन बंद होते ही हसाम ने मोबाइल पास पड़े टेबल के ऊपर रख दिया और अपना सर हाथ में पकड़कर गहरी सोच में डूबने लगा, क्योंकि हसाक के साथ काम करना उसे सचमुच बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने तुम्हारा नाश्ता मंगवाया है, वो करके कुछ देर आराम कर लो। उसके बाद मुझे तुमसे काफ़ी तफ़सील से बात करनी है। वजदान ने कमरे में वापस साहिल होकर उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा। मुझे हीर को देखने जाना है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था मैं सुबह सबसे पहले उसके सामने मौजूद होऊँगा। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला तो वजदान साहब ने अपने बालों में हाथ फेरा। ठीक है, जाओ। वैसे भी वही हमारे दरमियान बातचीत का मेन टॉपिक होगी। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले और वहाँ से चले गए। जब वो उसके रूम में पहुंचा तो उसने उसे सुकून से सोता हुआ पाया। वो जो उसे नज़रों में रखते हुए वापस जाने के इरादे से पलटने लगा था, मगर उसके चेहरे में कुछ तो हास था। वो जाने की बजाय कुर्सी को उसके बेड के करीब करके उसके चेहरे के नकोश को हिफ्ज़ करने लगा। वो कुछ पल तो परियों जैसे हुस्न रखने वाले चेहरे को अपनी आंखों में बसाता रहा। फिर उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे की जानिब सरकाया। तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए सिर्फ़ एक मिशन की हद तक ज़रूरी हो और कुछ नहीं, जिसकी सलाहियतों की हमें ज़रूरत है। लेकिन मैं गलत था। तुम कुछ अलग हो, बहुत प्यारी और अनमोल हो। वो उसके गाल को नरमी से सहलाते हुए दिल ही दिल में बोलने लगा। इससे पहले वो मज़ीद कुछ सोचना, हीर की खुलती आंखें देखकर उसका हाथ उसके गाल पर ही मुंजमद हो गया। लेकिन जैसे ही वो उसे फटी आंखों से देख रही थी, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका कहकर कमरे में गूंजा। जबकि वह हैरत से उठकर मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी। तो तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? वो पुखलाते हुए बोली। मैंने तुमसे कहा था, सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारे पास मौजूद होऊँगा। याद है या नहीं? वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि सुबह मुझे जगाने के लिए ही पहुंच जाओगे। वो उसके बाजू को देखते हुए बोली जहाँ अब पट्टी बंधी हुई थी। झूठ! ये सरासर इल्ज़ाम है। मैं बस बैठकर तुम्हारे चेहरे को देख रहा था, जहाँ तुम्हारी ज़ुल्फ़ें माथे पर बिखरी हुई थीं। मैंने उन्हें हटाया है वो उसे तंग करते हुए बताने लगा। और मैं शॉट इट, तुमने मेरे सबसे बड़े खौफ को हकीकत में बदल दिया है। वो उसे घूरते हुए बोली। क्या मतलब? मुझे सुबह सवेरे अपने पास देखना तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ था? वो संजीदगी से बोला जबकि उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। ओह मेरे खुदाया, हसाम कुछ भी बोल रहे हो? मेरा मतलब मेरी करंट हालत है। किस लड़की का दिल करता है वो जिस लड़की को चाहे वो उसे ऐसी अजीबोगरीब हालत में देखे? वो खुद की जानिब इशारा करते हुए बोली जहाँ उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने बच्चों के डिज़ाइन वाला नाइट सूट पहना हुआ था। Here, I don't care if you are wearing a ball gown or a sack of potatoes. वो उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसे सुनने लगी। और मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल बिखरे हैं या बिल्कुल परफेक्टली ब्रश हुए हुए हैं, वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला। क्योंकि चाहे तुम किसी भी हालत में क्यों ना हो, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी ब्यूटीफुल बिम्बोला रहोगी। वो उसकी आंखों में देखते हुए पुरयकीन लहजे में बोला। हीर के दिल ने एक बीट मिस की।
अज़ाम ने हीर की गर्दन से बाल पीछे किए और उससे पहले वो वहाँ झुककर अपना लम्स छोड़ता, वो सटपटाकर उससे दूर हुई। ओके, आई एम फ्लैटर्ड विद योर स्पीच एंड सॉफ्ट वर्ड्स, लेकिन तुम मुझे किस नहीं करोगे जब तक मैं फ्रेश होकर ना आ जाऊँ? वो दुखते गालों से आखिरी लाइन लड़खड़ाती आवाज़ से बोली और वॉशरूम की जाने पड़ गई। यार ये कौन सा लॉजिक है? ऐसा कुछ नहीं होता। वापिस आओ, मुझे मेरी मॉर्निंग की किस दो। वो उसे घूरता हुआ बोला, लेकिन वो जल्दी से अपने कपड़े पकड़कर वॉशरूम में घुस गई। ये हीर लॉजिक है, अब बैठकर वेट करो मेरा। वो वॉशरूम को लॉक लगाते हुए ऊंची आवाज़ से बोली, जबकि वो ना में सर हिलाकर हंस दिया। जब वो शावर लेकर बाहर निकली तो उसने अज़ाम को उसी चेयर पर बैठे देखा, मगर अब की बार वहाँ एक चीज़ का इजाफा हुआ था। वो टेबल पर मौजूद नाश्ता था। वो अपने बालों को अच्छे से टॉवल लपेटकर उसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। तुम्हारा बाजू बिल्कुल ठीक लग रहा है कल की निस्बत। वो उसके बाजू पर सफाई से बंधी पट्टी को देखकर कहते हुए बोली। हाँ, मैं ठीक हूँ। अंकल यावर ने हमेशा की तरह बहुत अच्छी जॉब की है अपनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंकल डॉक्टर भी हो सकते। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, जो अब जूस पी रहा था। बिम बोला, तुमने अभी तक हम सबको सिर्फ कत्ल करते ही देखा है, लेकिन तुम्हें ये जानकर शदीद झटका लगेगा कि मेरी फैमिली मेंबर्स के अपने अपने प्रोफेशंस भी हैं। मेरे पापा वकील हैं, अंकल अफ़ान इकोनॉमिस्ट हैं, अंकल यावर डॉक्टर और शारिब भाई फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। उसके बताने पर ही शौक की हालत में उसे देखने लगी। तुम मजाक कर रहे हो? वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए बेयकीनी से बोली। उसकी हालत देखकर हसाम के लब मुस्कुराए। मैं मजाक नहीं कर रहा, बिम बोला। अभी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानती। जैसे जैसे जानोगी हैरान ही होगी। मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। ईशान ने आज सुबह बताया था कि हमारी ट्रेनिंग 2 दिन के लिए कैंसिल हो गई है। कोई आइडिया है ऐसा क्यों हुआ? वो टॉपिक बदलकर तजस्सुस से पूछने लगी। हाँ, मैं जानता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने कल जो स्टंट किया था, बस उसी के लिए अफ़ान अंकल कोई नया प्लान सोच रहे होंगे कि हमें कैसे टॉर्चर कर सकें। तुम्हारे अंकल को हमें टॉर्चर करने के लिए किसी प्लान की जरूरत नहीं है। ये तो उनके खून में शामिल है। वो लब चबाते हुए बोली तो हसाम का कहका पूरे कमरे में गूंजा। खैर, जब मेरे पापा किसी काम में मुलविस हों, तो उन सबको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कोई भी काम बगैर प्लानिंग प्लॉटिंग के नहीं करते। मस्तान के हवाला देने पर हीर ने अपने अचानक से खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी और आहिस्ता से बोली। तुम्हारे पापा बगैर कुछ किए भी खतरनाक लगते हैं। पहले मैं सोचती थी अफवान सर की ही बस दहशत है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा को देखा मुझे यकीन हो गया। दहशत की असल डेफिनेशन तो वजदान सर है। ये सब सोचकर अपने नन्हे मुन्ने से दिमाग को ज़्यादा परेशान न करो। ही इज़ अ फेयर मैन एंड वोंट गो एक्सट्रीम ऑन यू, सो रिलैक्स। वो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात देखकर समझाने लगा। बट ही विल बी एक्सट्रीम विद यू, वोंट ही? वो उसकी जानिब देखते हुए परेशानी से बोली। तुम मेरे मसाइल की ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं अच्छे से संभाल लूँगा। वो मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाते हुए बोला। उससे पहले हीर मजीद कुछ कहती, उसकी तवज्जो कमरे में दाखिल होते ही शाल ने खींची, जो हसाम को हीर के साथ नाश्ता करते देखकर अपनी जगह पर ही मुंजमद हो गई थी। फिर जल्दी ही होश में आई और दरवाज़ा बंद करके कमरे के सेंटर में खड़ी हो गई। हम्म, हसाम तुम कैसे हो? वो नर्वस होते हुए पूछने लगी, जबकि वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करके अपनी कुर्सी से उठ गया और फिर हीर की जानिब झुका और उसके माथे को अपने लबों से छुआ। अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही हूँ। जब भी ज़रूरत हो बोलना। वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर इशाल की जानिब मुड़ा और उसे इंतहाई सख्त निगाहों से देखकर वहां से बाहर निकल गया। हीर शौक से अपने सामने हुए सारे मंजर को देखने लगी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था हसाम ने अपनी कज़न इशाल को ऐसे ट्रीट किया था, जिसके साथ वो हमेशा नरमी से पेश आता था। क्या हुआ है इशाल? हसाम ने तुम्हें ऐसे इग्नोर क्यों किया? वो बेड से उतरकर उसके करीब जाकर फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर इशाल गहरी सोच से निकलकर होश की दुनिया में आई। तुम कैसी हो अब हीर? कल से बेहतर महसूस कर रही हो? उससे मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल पूछा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इशाल। वो मशकूक नजरों से उसे देखते हुए बोली। तुमने क्या पूछा है? सॉरी, मैंने सुना नहीं। वो अपनी मुस्कुराहट को गहरी करती हुई बोली। तुम्हारे और हसाम के दरमियान में क्या हुआ है? वो तुम्हें इतना कोल्डली ट्रीट क्यों कर रहा है? वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा है। जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल हसाम जैसा उसकी तरफ से भी जवाब सुनकर वो मासूमियत से आंखें घुमा कर रह गई। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ईशान, मुझे अजनबियों वाले सून में ना डालो। चुप करके बताओ आखिर मसला क्या है, और जवाब अब की बार सिर्फ सच होना चाहिए। वो उसे घूरते हुए बोली, जिस पर वो लंबा सांस खींचकर कोच पर बैठ गई। वो नाराज है मुझसे। हेल यार,
यहाँ तक कि वो बहुत शदीद गुस्सा है मुझसे। कल रात जब मैं उससे बात करने लगी, तो हमारे दरमियान हुई गुफ्तगू से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं पहले से जानती थी कि हज़ाक यहाँ आने वाला है, और ये बात उसे नहीं बताई। और इस बात को वो काफ़ी पर्सनली ले गया है। वो समझ रहा है मैंने उसे धोखा दिया है। कसम से मैं उससे इतनी बार माफ़ी माँग चुकी हूँ, लेकिन वो इतना हार्ड बंदा है कि उस पर मेरी किसी माफ़ी का असर नहीं हो रहा। वो कहकर अपना सर हाथों में थाम गई। ऐसा भी क्या है? हसाम और हज़ाक के दरमियान की सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है? वो उससे करीब आकर पूछने लगी। हीर, ये मेरी जगह नहीं है बताने की, लेकिन अब कोई मुआवज़ा ही होगा जब हसाम मुझसे फिर से बात करेगा। उससे मुझ पर आंखें बंद करके यकीन किया और मैंने तोड़ दिया। मैं उसे हज़ाक की जॉइनिंग का बताकर पहले से ही परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस उन दोनों को फ़ेवर कर रही थी। अब की बार वो मिलेंगे तो सब उन दोनों के दरमियान शायद सब ठीक हो जाए। दोनों भाई अपनी रंजिशें भूलकर वापस से मोहब्बत से बात करें। लेकिन ये सब उल्टा मुझ पर ही पड़ गया। ये मुझे अपने दोनों कज़न से ही बहुत प्यार है, लेकिन उन दोनों के ये हालात हैं कि एक को सपोर्ट करोगे तो दूसरे को भूल जाओ। उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। विशाल के मायूसी से कहने पर हीर घुटनों के बल उसके सामने बैठकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गई। विशाल, हसाम को भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत जल्द माफ़ कर देगा। अभी वो नाराज़ है, उसे थोड़ा वक्त दो। वो जल्दी वापस से तुम्हारे पास होगा, क्योंकि तुम उसे बहुत अजीज़ हो। वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, और ये उसकी आंखों में दिखता है। ऐसे भी जिसको हम अपना दिल से मानते हैं, उससे ज़्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते, क्योंकि उसे हर्ट करने के चक्कर में हम खुद को भी तकलीफ देते हैं। हीर ने सुकून से उसे समझाते हुए कहा। जी हाँ, और मैं यकीन से कह सकती हूँ, जैसे वो तुम्हें देखता है वैसे वो किसी को भी नहीं देखता। ही लुक्स एट यू विद प्योर लव एंड अडोरेशन। विशाल ने शोक लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिस पर हीर ब्लश करते हुए उसे घूरने लगी। कुछ भी बकवास मतलब। वो पास पड़ा कुशन उसकी जानिब उछालते हुए बोली, और फिर ज़मीन से उठ गई, जबकि विशाल ने भी उठकर उसे अपने गले से लगा लिया। ये बकवास नहीं, हकीकत है जाने मन। बाय द वे, थैंक यू सो मच हीर। योर वर्ड्स मीन्स द होल वर्ल्ड टू मी। ये जो हैरत से विशाल को खुद के गले लगे महसूस कर रही थी, उसकी बात पर उसने भी उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार तंग कर दिया। मुझसे वादा करो हीर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, तुम मुझसे अपनी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करोगी। उसके बाद पर हीर ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा और हाँ में सर हिलाया। मैं हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करूँगी विशाल। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइफ में अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जाने